देखिए अभी इलेक्ट्रिशियन में हम लोगों का तीसरा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी मौलिक विद्युत। इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक विद्युत में यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी हम लोगों को जानकारी स्टार्टिंग में भी हमने दी थी। फिर से यहाँ पर हम लोग को बताया जाएगा। जैसे विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग आजकल प्रत्येक क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे घरों, आधुनिक यंत्रों, अस्पतालों, कंप्यूटर तकनीक, अनुसंधान, कार्यालय तथा छोटे बड़े उद्योग आदि में विद्युत का बहुउपयोग किया जा रहा है। आधुनिक युग में विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना करना कठिन है। विद्युत से मानव जीवन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के निकलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो विद्युत शब्द जो होता है हमारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारा ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, एम्बर। जिसका अर्थ क्या होता है, एम्बर। तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है कहाँ से लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है, एम्बर से। एम्बर इसका अर्थ होता है। और ये कैसी भाषा है, तो ग्रीक भाषा है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है। विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों तथा विद्युत आवेशों की गति, प्रकृति गुणों एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक विज्ञान की यह एक प्रमुख शाखा है। विद्युत वह बल है जिसकी नंगी आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कभी नहीं देखा जा सकता। इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। कुछ विशेष घटनाओं एवं प्रयोगों से इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत एक ऐसी घटना है, ठीक है, या एक ऐसा मतलब कहा जाए प्रयोग है कि विद्युत को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम उसे छू सकते हैं। उसके सिर्फ प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। विद्युत को ना ही हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। विद्युत को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ना ही उसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक। नष्ट कर सकते ठीक, उसके सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमें ये चीजें याद करके चलना है यहाँ पर। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत के प्रकार। तो विद्युत हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है गतिशील विद्युत। स्थिर यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और गतिशील यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इसी को हम लोग चल विद्युत के नाम से भी जानते हैं। यानी जो गतिशील विद्युत है इसे हम लोग क्या कहते हैं, चल विद्युत के नाम से भी जानते हैं। चल मतलब जो चलन में हो, जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हो। अब समझो, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक स्टार्टिंग बेस होता है, इतिहास होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक है। यूनान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, कांच के टुकड़ों को रेशम की खाल पर रगड़ा था, जिसके रगड़ने से एक चिंगारी निकली थी। ठीक। उस चिंगारी का नाम इन्होंने इलेक्ट्रिक रखा। पर उस विद्युत यानी इलेक्ट्रिक का कोई भी उपयोग नहीं किया गया। ठीक है। इसलिए इसे आगे चलकर क्या कहा गया, स्थिर विद्युत का नाम दिया गया, जिसका कोई यूज नहीं किया गया है। यानी वो विद्युत क्या हो गई, धरी की धरी रह गई, जिसका यूज हम नहीं कर पाए। इस वजह से उसे क्या कहा गया, स्थिर विद्युत कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्थिर विद्युत की खोज कैसे हुई, तो घर्षण द्वारा हुई। किन किन चीजों का घर्षण, घर्षण यानी फ्रैक्शन, किन किन चीजों का घर्षण करके, तो रेशम की खाल पर कांच के टुकड़ों को घर्षण करके विद्युत जनरेट हुई थी। किसने जनरेट करी थी, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक, सॉरी, किसने जनरेट करी थी, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने जनरेट की थी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही चीज है, रगड़ रहे हैं और विद्युत निकल रही है।
अच्छा, इसमें एक और चीज आपसे पूछा जाएगा, विद्युत की खोज तो हो गई, पर इसका डिस्क्रिप्शन किसने किया था? यानी ये जो इन्होंने तो भाई खोज किया, लेकिन इसको लिखा किसने, यानी व्याख्या किसने की? तो इन पूरे ही कारणों को या इन पूरे ही प्रोसेस को अगर पूछा जाए व्याख्या किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर कभी-कभी पूछा जाता है स्थिर विद्युत की खोज किसने की, तो हम बताएंगे थेल्स ने की, पर स्थिर विद्युत की व्याख्या किसने की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। और खोजकर्ता या हम जनक बोल सकते हैं या जन्मदाता बोल सकते हैं, तो वो है हमारे थेल्स। ठीक है, यहाँ पर विशेषकर नोट करके चलना है, क्योंकि दो प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन यही पड़ा रहा है कि विद्युत की खोज थेल्स ने की, अब वो आपसे पूछ रहा है कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की, तो भी थेल्स ने की, पर उसने बोल बोल दिया क्वेश्चन कि स्थिर विद्युत की व्याख्या किसने की, तो हम वहां पे बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। ठीक है, खोजा इन्होंने ही, खोजा थेल्स ने ही था, लेकिन व्याख्या किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। फिर इसके आगे हम लोग आते हैं अब गतिशील विद्युत, जिसको हमने बोला चल विद्युत। गतिशील यानी चल विद्युत, जिसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, यानी जो हमारे चलन में है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? चल विद्युत या गतिशील विद्युत। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, तो ये हमारी हो गई कैसी? गतिशील विद्युत। अब इसकी प्रयोग किसने किया, यानी इसका खोज किसने किया? तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोल्टा। वोल्टा ने क्या किया? बैटरी या सेल बनाया, जिसके प्रवाह, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हो गया। ठीक, जिसका यूज हम लोग करने लगे, तो वो विद्युत हमारी कहला गई कौन सी? चल विद्युत। ठीक, यानी हम इस कह सकते हैं इसका प्रयोग हम लोग व्यावसायिक स्तर पर करने लगे, यानी हर जगह इसका यूज हम लोग करने लगे। ठीक है, तो ये हमारी कहलाई कैसी? चल विद्युत। और कैसे बनी? तो हमारे पास बैटरी या सेल बनाकर बनी। ठीक, इस विद्युत को आगे चल के क्या कहा गया? तो जो चल विद्युत से हमें प्राप्त हुआ है, यानी बैटरी और सेल जो हमें देता है, वो कैसी विद्युत देता है? डीसी देता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकला कि डीसी के आविष्कारक कौन हुए? तो वोल्टा हुए। डीसी के आविष्कारक कौन हुए? वोल्टा हुए। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ इसके बाद इसी में एक और वैज्ञानिक आए थे। इसी में देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ, हम आपको और बता देते हैं। इसी में एक वैज्ञानिक हमारे और आए, जिनका नाम था माइकल फैराडे। आपने कई बार फैराडे के नियम पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में फिजिक्स की बुकों में। तो माइकल फैराडे आए, उन्होंने क्या किया? जनरेटर का आविष्कार किया, और जनरेटर के आविष्कार से उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल दिया, जिससे हमारी बिजली पैदा होने लगी। तो जो जनरेटर से हमें बिजली मिली, वो कैसी बिजली मिली? एसी मिली। यानी हम लोग सप्लाई दो ही पढ़ते हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। ठीक, तो डीसी के आविष्कारक वोल्टा हो गए, और एसी के आविष्कारक कौन हो गए? कौन हो गया हमारे पास? माइकल फैराडे हो गए। यानी एसी विद्युत की खोज किसने की? फैराडे ने की। क्या बनाकर? जनरेटर बनाकर। जनरेटर में कौन सा नियम था? तो जनरेटर फैराडे बना का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था। विद्युत चुम्बकीय। ठीक है, बात आगे समझ में? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, इससे पहले भी हमने क्लियर किया है कई बार। अब देखिए गतिशील विद्युत उत्पन्न करने के स्रोत, वो ये कह रहे हैं कि जो गतिशील विद्युत है, यानी जो चलन विद्युत है, जो जिसका यूज हम लोग कर रहे हैं, तो उसको उत्पन्न करने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो प्रकाशीय स्रोत द्वारा। जैसे कि अब मान के चलिए आप लोग सोलर सेल का बहुत ज्यादा यूज देख रहे होंगे आजकल हर एक फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में छोड़िए, अमूमन गांव में बिजली सुविधा उतनी बेटर नहीं हो पाती है, तो लोग अपने घरों में सोलर सिस्टम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला है प्रकाशीय स्रोत द्वारा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल का मुख्य उदाहरण है। यह यंत्र सूर्य के प्रकाश में आते ही क्रियान्वित हो जाता है। धन व ऋण आवेश के रूप में सेल सूर्य के प्रकाश को अपनी प्लेटों द्वारा एकत्रित कर लेते हैं, तथा किसी भी चार्ज होने वाली सेलों में उस आवेश को स्थानांतरित कर देते हैं। इसका उपयोग निम्न स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।
ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइट। यानी कुल मिला के ये जो हमारे पास क्या होता है, सोलर सेल सिस्टम है पूरा, इससे भी हम लोग विद्युत जनरेट करते हैं। और इससे विद्युत कौन सी मिलती है, तो हमें डीसी विद्युत मिलती है। जब इससे डीसी विद्युत मिलती है तो हम वहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है, बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक मिली। ठीक है, इलेक्ट्रिक को हमने क्या कर दिया, केमिकल में चेंज कर दिया। बैटरी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक मिलता है, तो इलेक्ट्रिक को क्या कर देते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी में चेंज करके बैटरी चार्ज कर लेते हैं। अब जब फिर बैटरी जब उसका यूज करना होता है, तो बैटरी क्या करती है, केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देती है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि विद्युत को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमने यहीं पे किया, पहले इलेक्ट्रिक मिली, उसको मैंने केमिकल में चेंज करके बैटरी चार्ज कर ली। अब जब हमें उसे यूज करना हुआ, तो हमने फिर क्या कर दिया, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर दिया। ठीक है, फिर आ गए हम लोग तापीय विद्युत द्वारा। इस विधि में तो अलग अलग प्रकार के धातुओं के संगम बिंदु को गर्म किया जाता है, जिससे उनमें सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस विधि को थर्मोकपल विधि कहते हैं। यह विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर नहीं करते हैं। ये तापीय विद्युत ऊर्जा वही है जो किसने की थी, थेल्स ने किया था, रगड़ के किया था। थेल्स ने क्या किया था, रगड़ के किया था। वही हाल है ये तापीय विद्युत ऊर्जा। इससे भी रगड़ के एक चिंगारी निकली, ठीक है, इलेक्ट्रिक निकली, लेकिन उसका कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग चुंबकीय विधि द्वारा। चुंबकीय विधि द्वारा यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये कि कौन सा नियम है, ये जो माइकल फैराडे ने जनरेटर का नियम दिया, तो ये जनरेटर से ही प्राप्त हुआ है। यानी जनरेटर में कैसा है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। जनरेटर में कैसा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो ये जनरेटर का ही नियम इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, यह विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। इस विद्युत का आवश्यकता अनुसार एसी व डीसी के रूप में व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। फिर आ गया हमारे पास रासायनिक क्रिया द्वारा। तो अभी इससे पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं बैटरी का। ठीक है, तो बैटरी को जब हम लोग चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करते हैं, फिर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो जो बैटरी के अंदर पानी डालते हैं ना हम लोग, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, बैटरी के अंदर जो भी पानी हम लोग डालते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। तो विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट को रासायनिक क्रिया के द्वारा उनके आयनों में विभक्त कर लिया जाता है। इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण की क्रिया से उत्पन्न स्वतंत्र आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे सेल या बैटरी में संचित कर लिया जाता है। इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जाता है, क्योंकि इस विधि में धारा अधिक मात्रा में उपयुक्त नहीं होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने, प्रयोगशालाओं में तथा ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता है। ठीक, खत्म हो गई। अब समझे विद्युत संबंधी मूल पद, यानी हमें यहाँ पे पढ़ना है बेसिक टर्म ऑफ रिलेटेड इन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश तथा प्रवाह के संकल्प समझने के लिए सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत के मूल ज्ञान होना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, परमाणु की एक पूरी संरचना होती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो अभी इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें परमाणु संरचना हमें पढ़ाई जाएगी। अब हो गया पदार्थ। तो पदार्थ सभी जानते हैं, मैटर। हम लोग हाई स्कूल इंटर में या इससे और भी पहली क्लास में, 8th क्लास से ही पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ यानी मैटर वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ में, प्रकृति में पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये हम अमूमन पढ़ते आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं। ठीक, आप समझना, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण क्या होता है, आपसे पेपर में ऐसे ऑप्शंस लेके आएगा। तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा कण क्या होता है, अणु होते हैं। ठीक, परमाणु क्या होते हैं, तो अणुओं के समूह से जो तैयार होता है वो हमारे तैयार होते हैं क्या, परमाणु। यानी
कई अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। अब परमाणु कैसे तैयार होता है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है परमाणु हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसी में आगे फिर आ जाता है नाभिक। नाभिक क्या होता है? तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वो नाभिक कहलाता है। यानी नाभिक यानी किसी भी पदार्थ का मिडिल का जो हिस्सा होता है, यानी जो बीच का हिस्सा होता है, वो नाभिक होता है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। ये नाभिक में क्या हो गया आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ठीक, ये देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए। अब ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन लगा रहा है ना, चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने शॉर्टकट में पढ़ा था, अब इसमें देखिए अणु क्या होता है। अणु को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अणु को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। परमाणु पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक, परमाणु संरचना। परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। वो ये बता रहे हैं कि परमाणु भी सबसे छोटा नहीं है, वो भी किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल से बिल्कुल मिलती जुलती है। सौर मंडल कैसे? हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सूर्य है। और ये पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, शनि, ये सब क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रह होते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा क्या होता है? परमाणु की संरचना भी होती है। ठीक, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सौर मंडल का केंद्र है सूर्य। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल आदि परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु के एक केंद्रीय सघन भाग होता है जो नाभिक कहलाता है, जिसके अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। ये कक्षाएं प्रायः दीर्घवृत्तीय होती हैं। ठीक, नाभिक क्या हो गया? तो अभी नाभिक पर एक बार पढ़ लिया कि परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ये दोनों प्रकार के कण आंतरिक आणविक बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, जिसके विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? तो प्रोटॉन यह प्रकृति का एक मूल कण है जिसमें किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार के समान होते हैं। ठीक, कुल मिला के प्रोटॉन में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। प्रोटॉन में सिर्फ इतना पढ़ना है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक, और पूछा जाएगा कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1845 गुना भारी होता है। यानी प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना भारी होता है। ठीक, और कितना भार होता है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग न्यूट्रॉन पर। तो यह भी प्रकृति का एक मूल कण है। न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, याद रखेंगे। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, इसीलिए पूछा जाता है न्यूट्रॉन आवेश रहित तो होता है, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। पूछा जाए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर सेम
क्वांटिटी वही रहेगी, सिर्फ आगे माइनस लग जाएगा, वहां पर प्लस लगा था, यहाँ पे माइनस। माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.02 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और आपसे चीज पूछी जाएगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है, तो इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी, ईंट पर ईंट नाच। पर, हाँ, ईंट पर नाच, सभी को लगभग क्लियर होगा, ईंट पर नाच। ई मतलब हो गया पहले तो इलेक्ट्रॉन, टॉमसन। टा हाँ तो मतलब हो गया प्रोटॉन जे तो जे कोर्स। टॉमसन। ठीक है, पर ना यानी तो पा न्यूट्रॉन मतलब हो था गया स्टेरविक। प्रोटॉन, रा मतलब हो गया रदरफोर्ड, और नाच, ना का नाच में ना का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा न्यूट्रॉन, और उसके क्या हो गया, चैडविक। न्यूट्रॉन स्टेरविक। ठीक है, स्टेरविक। ईट पर नाच, समझ में आ गया। जी सर। जी सर। हाँ, ये परमाणु संरचना का नियम होता है। इसे हम लोग किस में बांटते हैं, तो परमाणु संरचना को हम उसकी जो कक्षा होती है उसको 4 कक्षाओं में हम लोग बांटते हैं। केमिस्ट्री में ये हम सारी चीजें पढ़े होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा में डिस्क्राइब किया जाता है। KLMN किस में बांटते हैं हम लोग, KLMN में बांटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, एल में कितने, 8, एम में 18, एन में 32, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है आपका। ठीक है, देखिए ये है आपका। ठीक, अब आगे हम लोग परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, या परमाणु संख्या बोलो या परमाणु क्रमांक बोलो, तो जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई और जो भी प्रोटॉनों की संख्या हो गई, वो सब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु भार क्या होता है हमारे पास, तो परमाणु भार देख लीजिए, किसी भी तत्व के एक परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी एटॉमिक वेट कहते हैं। कुल मिला के जो नाभिक में स्थित होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा बन जाता है परमाणु भार, यानी एटॉमिक वेट बन जाता है, जिसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, तो ये आपका पूरा